नमस्कार दोस्तों, 14 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से नहीं दिखा। 3 एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा और 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, कनाडा की वाइल्ड फायर्स। तो इंडिया के अंदर वाइल्ड फायर्स कितनी आ सकती हैं, कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट स्टैट्स मैं आपको बताऊंगा। बट ओवरऑल एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रिलेटेड न्यूज़ मुझे मिली नहीं, बट हाँ जो भी है वो मैं सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। साथ साथ ये पीडीएफ आपको हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी ऐप पे और वेबसाइट www.harshitdwivedi.com पे मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहली न्यूज़ को देखते हैं। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है 2 पुलिस ऑफिसर्स को 100 ट्रीज प्लांट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ सीधे सीधे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जुडिशरी इंटरवीन करती है, कैसे पुलिस और एडवोकेट्स का अल्टरकेशन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कल की डेट में मान लो आप आईपीएस बनते हो, पुलिस ऑफिसर बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो या आईएएस बनते हो, या ओवरऑल किसी भी आप कह लो डिपार्टमेंट में जाते हो। जैसे मान लो आप सीबीडीटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो, जीएसटी में जाते हो, कस्टम्स में जाते हो, तो एक लॉट होता है आपको बहुत परेशान करेगा, वो है वकीलों का लॉट। वकील और सरकारी एम्प्लॉयज की कभी नहीं बनती, खासकर वो सरकारी एम्प्लॉयज जो कि सेंसिटिव जगहों पर बैठे हुए हैं। ये सर मतलब कहते हैं ना कि पुलिस से दुनिया डरती है, लेकिन वकील से और लोग डरते हैं, वकील से पुलिस भी डरती है। तो वकील और पुलिसों के बीच में अक्सर का झड़प की न्यूज आती रहती है। दिल्ली में भी हमने कुछ साल पहले देखा था कि सड़कों पर पुलिस वाले और वकील आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो पुलिस वालों से भले दुनिया डरे, वकील नहीं डरते। अब यहाँ पे हुआ क्या है, फरवरी 2021 में एक वकील साहब थे एडवोकेट आदित्य एन प्रसाद, इनकी झड़प हो गई। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी की। उनकी किसकी झड़प हो गई, तो उसी इलाके का जो पुलिस थाना था उसके एसएचओ और एडिशनल एसएचओ, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर जो कि उस पुलिस थाने का हेड होता है, और उसका जो एडिशनल मतलब उसका जो डेप्यूटी था, दोनों मिलकर लड़ पड़े इस वकील से। क्यों? वकील ने इस पुलिस वालों को बोला कि भैया प्रोटेक्ट करिए, जो लोधी कॉलोनी में पेड़ है वहां पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से पेड़ों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कुछ करिए। अब पुलिस वालों के पास गए होंगे, पुलिस वालों ने ठीक से जवाब दिया नहीं होगा, यहाँ पे हो गई बहस, वकील साहब पहुंच गए कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 पुलिस पर्सनल्स को डायरेक्ट किया है कि भैया 100 फ्रूट बियरिंग ट्रीज को प्लांट करो। ये लॉयर से लड़ाई कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ों को प्रोटेक्ट करना। जस्टिस नजमी वजीरी ने डायरेक्ट किया है दिल्ली पुलिस को टू सर्कुलेट द प्रेजेंट ऑर्डर टू सेंसिटाइज द पुलिस पर्सनल्स टू देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड अवॉइड सच अनडिजायरेबल अल्टरकेशंस। द पुलिस पर्सनल्स वर आल्सो डायरेक्टेड टू रेंडर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस टू द ट्री ऑफिसर अंडर दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994। तो बेसिकली पुलिस वालों के ऊपर एक मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कि भैया एज अ पुलिस ऑफिसर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे देश के पेड़ों को बचाना। तो जो प्रिजर्वेशन, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के अंदर ट्री ऑफिसर हो उसकी मदद करो, साथ साथ इस तरीके के अल्टरकेशंस को अवॉइड करो, अपनी ड्यूटी करो। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने यहाँ पे अल्टरकेशन किया है उनसे 100 पेड़ लगाने को बोला, और इनको लगाने पड़ेंगे। अभी जज साहब की बात नहीं मानोगे तो सीधे कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो पुलिस वालों के लिए और इनफैक्ट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपनी ड्यूटीज को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर कर लोग बोलते हैं कि यार सरकारी नौकर करते ही क्या है। तो देखिए डेफिनेटली सरकार में कुछ ऐसी पोस्टें हैं जहां पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता, क्लरिकल काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, 11-12 बजे ऑफिस आ रहे हैं, 4 बजे ऑफिस से निकल जा रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां इंसान की ज़िंदगी दूभर है। वो 10-11 बजे ऑफिस आता है और रात में वापस कब जाएगा पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप मतलब ओवरऑल जो ये लोग सोचते हैं कि भाई सरकारी एम्प्लॉयज कुछ नहीं करते, खासकर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस, ये सेंसिटिव पोस्टिंग्स है, सेंसिटिव कैडर्स हैं। इनमें जो आईएएस ऑफिसर्स काम करेंगे या आईपीएस ऑफिसर्स काम करेंगे, भाई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत वर्क प्रेशर होता है, और उनको बच के भी चलना होता है नेताओं से, वकीलों से, इस प्रकार के इन्फ्लुएंशियल लॉट से। फिर अगला, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के अंदर 7 लाख कंज्यूमर्स के वाटर बिल को माफ कर देगा। देखिए है क्या, ओवरऑल अगर आप दिल्ली की बात करो तो 27.6 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हाउस रजिस्टर्ड हैं दिल्ली जल बोर्ड के साथ, और इनके पास दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वाटर का बिल आता है। अब इसमें से 11.7 लाख कंज्यूमर्स ने वाटर का बिल नहीं भरा है, ये लगभग 5,737 करोड़ रुपए का बिल है। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि एक टाइम वाटर सेटलमेंट कर लेते हैं, वाटर बिल का सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसा कुछ बोला है। मतलब इस 5,737 करोड़ के वाटर बिल को माफ करने की बात की जा रही है।
वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर वो हाउस होल्ड्स जहां पे कंजम्पशन एक महीने में 20 किलो लीटर्स तक का है, उनको बिल नहीं देना पानी का, लेकिन इससे ज्यादा का है तो पानी का बिल देना। अब हुआ ये कि कोरोना के समय पे बहुत जगहों पे वाटर के मीटर्स लग नहीं पाए, अभी भी बहुत से घरों में वाटर के मीटर्स लगे हुए हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो कुछ जगहों पे वाटर के बिल की रीडिंग गलत आ गई, कुछ जगहों पे लोगों ने मिसचीवियसनेस दिखाई, उन्होंने सही तरीके से बिल भरा नहीं, तो इसके चलते 11.7 लाख कंज्यूमर्स के बिल पेंडिंग रह गए हैं, जिसमें से अगर आप देखो तो जो लगभग 4.7 लाख कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, उनको एक्चुअली में बिल भरना है, क्योंकि बाकियों के जो बिल हैं वो आपके 20 किलो लीटर से कम के हैं। तो लगभग 7 लाख हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके बिल, जिनका कंजम्पशन पानी का 20 किलो लीटर महीने से कम का है। तो 4.7 लाख मेन कंज्यूमर्स से, बट उन्होंने किसी वजह से बिल नहीं भरा। तो यहां पे वन टाइम सेटलमेंट डील दी जा रही है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड से अप्रूव हो गई, दिल्ली कैबिनेट जो कि लीड की जाती है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उसके पास अप्रूवल के लिए गई है। तो ये अप्रूवल हो जाता है तो एक बार के लिए पुराना बिल माफ करके एक नया बिल भेजा जाएगा इन कंज्यूमर्स को। अगर वो नया बिल 3 महीने के अंदर कंज्यूमर सेटल कर लेते हैं तो पुरानी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर नए बिल को सेटल नहीं किया कंज्यूमर्स ने तो पुरानी लायबिलिटी एग्जिस्टेंट रहेगी ऑन पेपर लीगली। तो लेट्स सी यहां पे आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल लीगल मैटर्स को सॉर्ट आउट करना, देखिए किसी भी सरकार के लिए इस प्रकार के मैटर्स कभी कभी पे सामने आते रहते हैं, फिर चाहे वो वाटर बिल की बात हो, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो। ठीक है, आगे चलते हैं। HAP टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल, यहां पे क्या बात हो रही है? तो भैया यहां पे बात हो रही है हिरोशिमा AI प्रोसेस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेस की। इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज आपको काम आएगी। तो जो एनुअल ग्रुप ऑफ 7 समिट हुई है जिसको जापान ने होस्ट किया, मतलब G7 समिट अभी जापान में हुई थी, आपको पता है, ठीक है ना, हिरोशिमा में 19 से 21 मई। अब इस पर्टिकुलर समिट में हिरोशिमा लीडर्स कम्युनिक हुआ और वहां पे एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया, हिरोशिमा AI प्रोसेस, HAP, हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए इसकी यहां पे बात की गई। और यहां पे मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन आया G7 की डिजिटल और टेक मिनिस्टर्स की मीटिंग का 30 अप्रैल को, जहां पे डिस्कस किया गया रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, और बोला कि वी अफर्म आवर कमिटमेंट टू प्रमोट ह्यूमन सेंट्रिक एंड ट्रस्टवर्दी AI बेस्ड ऑन द OECD AI प्रिंसिपल्स एंड टू फॉस्टर कोलैबोरेशन टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फॉर ऑल ब्रॉड बाय AI टेक्नोलॉजीज। मतलब देखिए G7 की कंट्रीज के पास बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं बात करने के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर लो, सप्लाई चेन डिसरप्शंस की बात कर लो, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर लो, और उसके बीच में HAP के थ्रू यहां पे जिस लेवल की इंपॉर्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे रही हैं ये कंट्रीज, ये देखने वाली है। देखिए G7 कम्युनिक यहां पे क्या बोलता है, वी रिकॉग्नाइज द नीड टू इमीडिएटली टेक स्टॉक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ जनरेटिव AI व्हिच इज इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट अक्रॉस कंट्रीज एंड सेक्टर्स एंड encourage international organizations like OECD to consider analysis on the impact of policy development and global partnership on AI। मतलब ये 7 कंट्रीज बहुत हद तक इंटरेस्टेड लग रही हैं एक इंटरनेशनल पॉलिसी पैरामीटर बनाने के लिए कि किस प्रकार से जनरेटिव AI को पूरी दुनिया में मैनेज किया जाएगा। तो G7 तो यहां पे इन्वॉल्व है ही, OECD भी यहां पे इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, और GPAI भी इन्वॉल्व है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। तो किस प्रकार से ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस के साथ, सेफ गार्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स, प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्स टू फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, डिसइंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। दिसंबर 2023 तक इस HAP के ऊपर जो डिस्कशन है वो कंक्लूड हो जाएगा। ये शुरू हो चुका है 30 मई को, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा G7 के वर्किंग ग्रुप के थ्रू। पूरी डिटेल्स अभी के लिए सामने नहीं है, बट इस कम्युनिक के अंदर साफ साफ ये पता चला है कि ये G7 इंडस्ट्रीज बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पे हिरोशिमा AI प्रोसेस के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को यहां पे डेवलप किया जा रहा है, और साफ साफ दोस्तों यहां पे ये है कि इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की यहां पे बात की जा रही है। देखिए G7 कंट्रीज सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। अब अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज अपने हिसाब से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल्स को सेटअप करने लगेंगे तो दुनिया भर में इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि भैया तुमने तो सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। लेकिन ये G7 की कंट्रीज बोल रही है कि नए आर्टिफिशियल जनरेटिव आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस को हम लोग फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ के चलेंगे। यहां पे वैल्यूज को लिंक किया जाएगा रेगुलेशन के साथ
इस कम्युनिक में फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी की भी बात की गई। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर्स दैट एडवांस ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और फेयर प्रोसेसेस की बात की गई है। ओपननेस और फेयर प्रोसेसेस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एग्जैक्ट मीनिंग इनका देखिए अभी के लिए क्लियर नहीं है, लेकिन इस एग्जैक्ट मीनिंग को भी फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ के मल्टी स्टेक होल्डर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेसेस के थ्रू ड्राइव किया जाएगा। फिर यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया जाएगा इसकी बात की जा रही है। आज की डेट में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से अगर आप बोलो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक ऐसे लिख दो, तुरंत 2 सेकंड में आपको ऐसे लिख के दे देगा। तो ऑनलाइन दोस्तों ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल अगर किसी के कॉपीराइटेड कंटेंट को फॉलो करने लग गया तो फिर वो कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है चैट जीपीटी का, ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं करेगा? तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंप्लीमेंट होने से आईपीआर के जो रूल्स हैं वो पूरी दुनिया में लागू होंगे, उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया जाएगा। इसको डिवाइस करने की जरूरत है, इसके ऊपर यहां पे ठीक तरीके से बात करने की जरूरत है। फिर अब आपको पता है दोस्तों दुनिया में कॉपीराइटेड मटेरियल को फेयर यूज का एक्सेप्शन दिया जाता है। मतलब अगर आप कॉपीराइटेड मटेरियल को टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हाँ, एक बार को थोड़ा बहुत कॉपीराइट का वायलेशन चल जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपीराइटेड मटेरियल्स को डाटा सेट में मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना, ये क्या फेयर यूज की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। और जब बड़े स्केल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से दुनिया भर की कंट्रीज अपने डोमेस्टिक प्रोसेसेस को पूरी करने लगेंगी तो डेफिनेटली बहुत से ऐसे प्लेयर सामने आएंगे जो इस बात का इल्जाम लगाएंगे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में कि तुम्हारे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के चलते हमारे कॉपीराइट वायलेशन हो रहे हैं, हमें इतना हर्जाना दो, इतना पैसा दो। तो कैसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, यह आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छी बात दोस्तों यहां पे यह है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज G7 की बैठ के ओवरऑल मल्टीलेटरल तरीके से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिनारियो को रेगुलेट करना चाहती हैं। अपने आप में आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव डिसीजन है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं लाइटनिंग ब्लेम्ड फॉर कनाडा फायर्स विल गेट वर्स इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। भाई यहां पे क्या हुआ रहा है, देखिए लाइटनिंग के रिस्पेक्ट में ये आज के साइंस वाला जो सेक्शन है न्यूज़पेपर का, वहां से मैंने आर्टिकल उठाया है। न्यूयॉर्क सिटी की जो एयर क्वालिटी है रिसेंटली वन ऑफ द वर्ल्ड में बकवास थी। वाइल्ड फायर्स कनाडा में हुई थी और कनाडा यूएस के बॉर्डर के पास हुई थी, तो न्यूयॉर्क में भी ये पर्टिकुलर वाइल्ड फायर्स का धुआं पहुंच गया। एयरनाउ के हिसाब से मिड अटलांटिक के आसपास नॉर्थ ईस्ट और अपर पार्ट्स ऑफ द ग्रेट लेक में एयर क्वालिटी बहुत ही अनहेल्दी है, वर्स है। जो स्मोक थी वो वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गई और नॉर्थ अमेरिका के और भी कुछ शहरों तक पहुंच गई। अगर आप देखो तो कैनेडियन इंटर एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के हिसाब से 426 एक्टिव फायर्स थी कनाडा के अंदर 8 जून 2023 को, जिसमें से 235 आउट ऑफ कंट्रोल थी और उसमें से 144 क्यूबेक प्रोविंस में थी। तो जो केंद्र की सरकार है कनाडा की, उसने नेशनल प्रिपेयर्डनेस लेवल को आगे बढ़ाया, वाइल्ड लैंड फायर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। 5 हाईएस्ट लेवल पे जो आप कह लो एक्टिविटी है सरकार की तरफ से इन वाइल्ड फायर्स को रोकने के लिए, इसको यहाँ पे किया जाएगा। आप देख सकते हो कि डॉनी क्रीक वाइल्ड फायर साउथ ऑफ फोर्ट लेंसन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में फायर से कैसे धुएं उठ रहे हैं और इस प्रकार के धुएं ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूट करेंगी। अब देखिए ये वाइल्ड फायर अभी नहीं, कई महीनों से चल रही है कनाडा के अंदर। वाइल्ड फायर्स कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा प्रोविंस में लेट अप्रैल में शुरू हुई, न्यूज एजेंसी ल्यूटस ने रिपोर्ट किया, और उसके बाद से वो ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ कनाडा, क्यूबेक, ओंटारियो और नोवा स्कोटिया तक पहुंच गई। ज्यादातर ये जो ब्लेजेस थी ना, ये लाइटनिंग की वजह से थी। ह्यूमन एक्टिविटी को भी आप रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो फॉरेस्ट फायर के लिए, लेकिन जो इनिशिएशन होता है फॉरेस्ट फायर का, ज्यादातर उसकी वजह लाइटनिंग बताई जा रही। नेचर नाम के पब्लिकेशन में एक स्टडी पब्लिश हुई 10 फरवरी 2023 को, जिसमें यह बोला गया लाइटनिंग इज द मेन प्रीकर्सर ऑफ नेचुरल वाइल्ड फायर्स। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड ऑब्जर्वेशंस ने भी यह रिवील किया है कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट्स दैट फ्लो फॉर मोर देन सम टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स, जिनको आप लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स भी बोलते हो, वो मोस्ट लाइकली फॉरेस्ट फायर्स को इनिशिएट करते हैं। इस स्टडी ने यह भी इंडिकेट किया कि दुनिया में ग्लोबल लाइटनिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, ग्लोबल लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स बढ़ रहे हैं 2090 तक। तो ऑब्वियस ही बात है क्लाइमेट प्रोजेक्शंस के अंदर आगे आने वाले समय में इस प्रकार की वाइल्ड फायर्स भी बढ़ सकती हैं। जो टोटल लाइटनिंग एक्टिविटी है वो पर के 11% से बढ़ रही है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि
ओवरऑल लाइटनिंग आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का आप कह लो एमिशन बढ़ रहा है, तो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लाइटनिंग बढ़ रही है, और लाइटनिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो टेम्परेचर है वो पेड़ों के जलाने में कहीं ना कहीं असिस्ट करेगा, तो फॉरेस्ट फायर भी आगे आने वाले समय में बढ़ेंगी। तो इसी स्टडी ने यह भी बताया कि जो लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स हैं इनकी वजह से जो लाइटनिंग एक्टिविटी है ये 47% बढ़ी है लैंड के ऊपर। ये एक हायर रिस्क इंप्लाई करती है लाइटनिंग इग्नाइटेड वाइल्ड फायर्स का फ्यूचर में, और ये जो सिमुलेटेड रिलेटिव इंक्रीज है ग्लोबल टोटलिंग लाइट फ्लैश रेट ऑफ 43% में, ये बेसिकली ग्लोबल एलसीसी लाइटनिंग फ्लैश रेट 41% के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि भाई दुनिया भर में जितनी भी लाइटनिंग फ्लैश रेट्स हैं, मतलब अब ये आप कह लो ऊपर से बिजली गिरी, ठीक है ना, तो बिजली गिरने का रेट पूरी दुनिया में कितने परसेंटेज पे बढ़ रहा है, 43% पे। उसके साथ साथ लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट, जब बिजली गिरती है तो ये बिजली अगर टेंस ऑफ मिली सेकेंड से ज्यादा के लिए गिरती है तो उसको बोला जाता है लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स। तो जो नॉर्मल बिजली गिर रही है वो 43% बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स गिर रहे हैं वो 41% बढ़ रहे हैं। तो चूंकि ये बिजली के गिरने का रेट और लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट्स के गिरने का रेट उतना ही ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये इतनी हीट और इस प्रकार की कंडीशंस पैदा कर देते हैं कि फॉरेस्ट फायर लग जाती है। और वो फॉरेस्ट फायर किस हिसाब से तबाही मचा सकती है ये तो भाई यहां पे आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है ना। अब लाइटनिंग काम कैसे करती है, तो देखिए एक स्टॉर्म के समय पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं गर्म हवा में और आइस क्रिस्टल्स में, ये कंडेंस हो जाती हैं, और ये जो कूलर एयर है ना ये आपस में कोलेस करके मिलके थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बनाती है, जिनको आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। हमने फिजिकल ज्योग्राफी किताब में मैंने क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स को बनने का प्रोसीजर बताया भी है। अब ओवरऑल इन क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स के अंदर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स मिलकर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बनाते हैं। क्या होता है कि इन क्लाउड्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस दोनों होते हैं, और जब नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो उनके बीच में बनता है एक वोल्टेज, और ये वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में बहेगा, ठीक है ना। और कभी कभी ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड से निकल के ग्राउंड तक पहुंच जाता है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स के फॉर्म में आपको नजर आता है। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग स्ट्राइक्स डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर है इंडिया के अंदर। 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखने को मिली अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 में। पिछले साल के कंपैरिजन में 34% ज्यादा था अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल। फिर अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे का डाटा देखो तो ये बताते हैं कि 1995 के बाद के डेकेड्स में जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और एक रिपोर्ट है लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन की, जिसमें बताया गया कि 90,632 लोगों की मौत हुई है इंडिया के अंदर बिटवीन 1972 एंड 2019। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2019 में ही 2875 डेथ्स हुई हैं इंडिया के अंदर लाइटनिंग की वजह से, और इससे थोड़ी ज्यादा डेथ्स हुई 2021 में। प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग जो एजेंसी है स्काईमेट, उसने बताया कि ओडिशा में सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स रही हैं 2019 में इंडियन स्टेट्स को अगर आप कंपेयर करो, मतलब इंडियन स्टेट्स को अगर आप कंपेयर करो। इसी कैंपेन रोड के हिसाब से यह भी बोला जा रहा है कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में 2021-20 में लाइटनिंग स्ट्राइक्स 60% से कम हुई है। और ज्यादातर लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से जो मृत्यु होती है वो गाँव में होती है, क्योंकि गाँव में जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं तो लोगों को लगता है कि पेड़ों के नीचे छुप के बैठ जाओ, जबकि पेड़ एक नेचुरल कंडक्टर हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बहुत चांस होते हैं कि वो पेड़ों के ऊपर गिरे, तो अगर आप पेड़ों के नीचे छुप रहे हो ओवरऑल लाइटनिंग स्ट्राइक्स के समय पे तो आप मौत को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर चूंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन की उतनी कमी है उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके चलते लाइटनिंग स्ट्राइक के समय पे जाके वो पेड़ों के नीचे छुप जाते हैं और वहां पे उनको लाइटनिंग स्ट्रक करती है, उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है कि रॉयटर्स में कनाडा के अटलांटिक कोस्ट में कम स्नोफॉल आई है इस विंटर। उसके बाद एक अनयूजुअली ड्राई स्प्रिंग आया है। जो वेदर है नोवा स्कोटिया प्रोविंस का, जहां पे वाइल्ड फायर्स अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जितना मॉइस्चर इस नोवा स्कोटिया प्रोविंस में रहता है उतना इस साल नहीं है। नोवा स्कोटिया प्रोविंस चूंकि समुद्र के पास आती है तो समुद्र का मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है, ठीक ठाक पानी बरसता है, कूलिंग होती है, लेकिन कूलिंग उतनी हो नहीं पाई है। ड्राई स्पेल है वेदर का, और ड्राई स्पेल्स कहीं ना कहीं लाइटनिंग फायर को इन्वाइट करता है, ठीक है भाई। एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। एडिटोरियल एनालिसिस में मणिपुर से रिलेटेड एक आर्टिकल है।
देखिए मणिपुर के रिस्पेक्ट में हम लोग काफी बातचीत कर चुके हैं। यहां पे ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए मणिपुर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद नॉर्मलसी लाने के लिए दो पार्टीज जो आपस में लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना होती कि चलो जंग बंद करो। दो कंट्रीज भी लंबे समय तक लड़ती हैं, तो अगर कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो पार्टीज का, तो वो भी कहती हैं कि यार चलो जंग बंद करो। रशिया आज की डेट में चाहे तो जंग बंद कर दे, बट यूक्रेन बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसका बड़ा इलाका चला गया, तो यूक्रेन लड़के इलाका वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अब मणिपुर के अंदर जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, बेटर ये रहेगा कि उनकी सिविल सोसाइटी, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ कम से कम शांति समझौता करने की कोशिश तो करें। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी यहाँ पे आ गए, बहुत सारे और लोग आ गए। केंद्र की सरकार ने यहाँ पे एक पीस कमेटी भी बना दी जिसमें एमिनेंट पब्लिक फिगर्स थे स्टेट के, लेकिन ये सारे के सारे आइडियाज ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जो पीस कमेटी बनाई गई ना, इस पीस कमेटी में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया। लोकल लेवल पे जो सिविल सोसाइटी है वो भी बहुत हद तक एथनिसाइज हो रखी है, एथनिसाइजेशन है यहाँ पे सिविल सोसाइटी का। जो कुकीजो कम्युनिटी के लोग हैं वो मीती के साथ बात ही नहीं करना चाहते, जो मीती कम्युनिटी के लोग हैं वो कुकीजो के साथ बात नहीं करना चाहते। इस पीस कमेटी के अंदर कुकीजो कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने अपने आप को ज्वाइन ही नहीं किया। उनका यह बोलना है कि मणिपुर का चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इस पार्टी का मेंबर है, इस कमेटी का मेंबर है, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब एन बीरेन सिंह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके स्टेट की शांति समझौते की बात हो रही है, तो वो तो मेंबर होंगे ही होंगे, तो उनकी मेंबरशिप से भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कुकीजो कम्युनिटी के लोगों को। उसके साथ साथ मीती सिविल सोसाइटी के भी एक ग्रुप ने यहाँ पे इस कमेटी को ज्वाइन करने से मना कर दिया, बोला कि ये नार्को टेररिज्म फैल रहा है, तो ये पर्टिकुलर कुकीजो लोग नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं, इनके साथ हम कोई डील नहीं करेंगे, हम भी पीस कमेटी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो पीस कमेटी में ज्वाइन करके बैठ के एक दूसरे के साथ बात करने तक को तैयार नहीं है। इस हद तक यहाँ पे एथनिसाइजेशन हो रखा है मणिपुर की सिविल सोसाइटी के अंदर, जबकि यहां पे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम भाई साथ बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश करो। तो लेट्स सी यहां पे आगे क्या होता है। उसके बाद भाई हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच जीत गए, ठीक है ना। ऐसा बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि दुनिया भर के टेनिस प्लेयर्स में रॉजर फेडरर को बहुत प्यार किया जाता है, राफेल नडाल को प्यार किया जाता है, नोवाक जोकोविच को एडमायर किया जाता है, बट उतना प्यार नहीं किया जाता है। नोवाक जोकोविच पॉलीग्लॉट है, बहुत सी भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन सर्बिया में इनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, बाहर पूरी दुनिया में उतनी ज्यादा नहीं है। वैसे तो देखो है फैन फॉलोइंग, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नडाल और रॉजर फेडरर को ज्यादा पसंद करते हैं व्हेन कंपेयर टू नोवाक जोकोविच। अब उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं अलग अलग। अब क्या है, फ्रेंच ओपन के फाइनल को यहां पे जीत लिया किसने? नोवाक जोकोविच ने। 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था यहां पे नोवाक जोकोविच का, ठीक है भाई, ओके। अगर आप देखो तो 36 साल और 20 दिन उम्र है किसकी? नोवाक जोकोविच की। तो नोवाक जोकोविच अगर आप देखें तो ही इज द ओल्डेस्ट मैन टू विन रोलैंड गैरोस, ओके, सिंगल्स क्राउन है ये पर्टिकुलर क्राउन। अगर आप देखो तो पिछले साल जब नडाल ने जीता था तो नडाल वाज द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन दिस रोलैंड गैरोस, अभी बन गया है जोकोविच। तो जोकोविच 36 साल 20 डेज पे इज द ओल्डेस्ट मैन टू विन द फ्रेंच ओपन। और यहां पे कार्लोस अल्कराज को सेमीफाइनल में हराया था किसने? नोवाक जोकोविच ने। कार्लोस अल्कराज वर्ल्ड नंबर 1 है, 20 साल के हैं, और टेनिस एक फिटनेस का गेम माना जाता है, एक स्पोर्ट्स का गेम माना जाता है। तो इस स्पोर्ट्स के गेम में एज आपके लिए एक डिसएडवांटेजेस फैक्टर की तरह काम करती है, लेकिन ये डिसएडवांटेज फैक्टर के बावजूद भी यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने इसको जीत लिया है। अगर नोवाक जोकोविच की बात की जाए तो इनकी बड़ी यहाँ पे तारीफ की जा रही है। 4 मेजर्स जीत चुके हैं, सारे 4 मेजर्स, मास्टर्स 1009 जीत चुके हैं, एटीपी फाइनल्स जीत चुके हैं। अपने आप में अगर आप देखो 2 ट्रॉफी और जीत लें तो ये चारों मेजर्स ट्राइस जीत लेंगे। कौन? नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच की काफी तारीफ की जा रही है। वहीं पे अगर आप बात करो वुमेन में तो ईगा स्विटेक ने अपना 3rd रोलैंड गैरोस जीत लिया है पिछले 4 सालों में, ठीक है ना। और इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आने वाले कुछ हफ्तों में, 3 हफ्तों में शुरू होने वाला है विंबलडन, समर विंबलडन में 7 बार जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। इस बार जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं वो देखना बाकी है। तो याद रखिएगा इस बार सिंगल्स किसने जीता है आपका, इसका रोलैंड गैरोस का। तो लेडीज में है आपकी पोलैंड की ईगा स्विटेक और सर्बिया के आपके नोवाक जोकोविच, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइनल में नोवाक जोकोविच ने किसको हराया है रोलैंड गैरोस में? ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं। म्यूजिंग ऑन द फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भैया प्रो खालिस्तानी परेड हुई 4 जून को ब्रैम्पटन कनाडा में। इसके रिस्पेक्ट में मैंने न्यूज भी कवर की थी। एक टैब्लू था जहां पे एक व्हाइट साड़ी में लेडी को दिखाया गया, बेसिकली वो इंदिरा गांधी जी थी, खून लगा हुआ था और 2 सोल्जर्स उनकी तरफ गन पॉइंट कर रहे थे। तो लिख रखा था रिवेंज ऑफ अटैक ऑन श्री दरबार साहिब।
खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब बाद में पुलिस से पूछा गया तो उनको बोला कि इस प्रोसेशन में हमें कुछ गलत नहीं लगा। मतलब वो रिवेंज को, खून खराबे को ओपनली सेलिब्रेट कर रहे हैं और कनाडा की सरकार कह रही है कुछ गलत नहीं लगा। जब जयशंकर साहब से बोला गया तो जयशंकर साहब ने यहाँ साफ साफ बोला कि कनाडा सेपरेटिस्ट को, एक्सट्रीमिस्ट को जगह दे रहा है, उन लोगों को जगह दे रहा है जो कि वायलेंस को प्रमोट करते हैं। ये ना इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप के लिए अच्छा है और ये कनाडा के लिए भी इंटरनली अच्छा नहीं है, क्योंकि वायलेंस प्रोपोगेट करने वाले लोग लॉन्ग टर्म में जहां रह रहे हैं वहां पे भी वायलेंस ही करते हैं। अब इंदिरा गांधी जी का नाम यहां पे नहीं लिया तो ऑथर वाला इनको थोड़ा मतलब जयशंकर साहब को दबे शब्दों में क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंदिरा गांधी जी का नाम ओपन तरीके से लेना चाहिए। एक समय पर वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, भले ही उन्होंने यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट करना इंडिया की ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। हालांकि जब कैनेडियन हाई कमिश्नर तक ये बात पहुंची, कैमरन मैक्के तक, तो उन्होंने ओपनली ट्वीट करके बोला कि मैं रिग्रेट करता हूं कि इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है ब्रैम्पटन के अंदर, ये बिल्कुल भी गलत है। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं आपकी कनाडा की पॉलिटी में, ये बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लो स्ट्रांग पोजीशन में। खालिस्तानी वोट बैंक को केटर करने के लिए जो कनाडा की सरकार है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खालिस्तान का मुद्दा नहीं, कुछ ऐसा विवेक काटजू साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पूरी फार्मर कम्युनिटी खड़ी होकर सामने आ गई थी। तो उस समय पे ये बोल देना कि सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं वो गलत था, समझ गए। तो उस समय पे भी जस्टिन ट्रूडो और उनकी कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ने इंडिया के गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। तो वो फार्म बिल्स थे, तो फार्म बिल्स को जबरदस्ती खालिस्तानी इशू के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी कई बार ये बात बोल चुकी हैं कि भाई देखिए फार्म इश्यूज को आगे मत बढ़ने दीजिए, ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक आग दे सकता है। ठीक है, अब मेन चीज जो ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि भाई देश के डोमेस्टिक इश्यूज को आप इंटरनेशनलाइज मत करो। ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ना आज की डेट में मैटर नहीं करती। फिर से सुनिए, देश के डोमेस्टिक इश्यूज को इंटरनेशनलाइज मत करो, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी आज के डेट में सेट नहीं बैठती। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करो तो उन कंट्रीज में जहां पे मोदी जी की फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, जैसे कि यूएस हो गया, जैसे कि यूके हो गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं तो वहां के पॉलिटिशियंस मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अगर आप देखो तो जब ऑस्ट्रेलिया में गए मोदी जी तो बहुत बड़ा आप कह लो इवेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज कराया गया एंथोनी एल्बनीज के द्वारा। तो एंथोनी एल्बनीज कहीं ना कहीं मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जो इंडियंस परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल्ड है उनका सपोर्ट ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक फॉरेन कनेक्शन के थ्रू लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एडवांटेज उठाने वाली बात हो गई। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो रिसेंटली राहुल गांधी गए यूएस के अंदर और यूएस के अंदर जाके इंडिया के डोमेस्टिक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन उठाने लग गए। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो खालिस्तानी एजेंडा को कनाडा के अंदर उठा के जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपनी पॉलिटिकल मेजॉरिटी बनाई हुई है। तो आज की डेट में अगर आप देखो दोस्तों तो फॉरेन इश्यूज में इन्वॉल्व होके या फॉरेन प्लेटफॉर्म पे अपने देश के बारे में बात करके अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स को पुटअप करना ये नॉर्म बन चुका है। तो आज की डेट में ओवरऑल चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिट पार्टी हो, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो कनाडा जैसी, उनकी तक की सरकारें फॉरेन एलिमेंट्स को यूज करके अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सरवाइव करना चाहती हैं। दिस हैज बिकम अ नॉर्म और ये आगे भी नॉर्म रहने वाला है। कुछ चीजों में कनाडा को सीधे सीधे क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कनाडा ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट में 2 जून में जो मिस्टर थॉमस है, जोडी थॉमस, कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर, उन्होंने ये बोल दिया कि रशिया, इंडिया, ईरान और चाइना जैसी कंट्रीज कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं। तो उस समय पे हमारे जो जयशंकर साहब है उन्होंने बोला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब ये क्या बकवास कर रहे हो, चाइना जिस प्रकार से तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करा कि हम भी इंटरफेयर करें। तो ये सब फालतू की बात है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खालिस्तानी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका सपोर्ट कनाडा की सरकार को बहुत जरूरत है, लिबरल पार्टी जिसके हैं जस्टिन ट्रूडो को बहुत जरूरत है, चूंकि इनके बिना इनकी सरकार गिर जाएगी। और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, वो भैया बहुत ज्यादा जरूरी हैं और जगमीत सिंह इज एन ओपन खालिस्तानी सपोर्टर। तो उसके चलते कनाडा की सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है।